सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और आगे इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। एसएससी ने बवाल कर दिया भाई। आप सभी लोगों को पता होगा कि एसएससी ने बोला था कि 24 तारीख को वो अपना नोटिफिकेशन रिलीज करेगा एसएससी सीजीएल 2024 का। और आज उसने अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया। और कल की क्लास में आप लोग पूछ रहे थे कि सर एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम स्टार्ट होने वाला है उसका एडमिट कार्ड कब रिलीज होंगे। तो भाई एसएससी सीएचएसएल के भी एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं, तो जाकर आप देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है आपको। अब बात करते हैं कि सर एसएससी सीजीएल 2024 में कितनी वैकेंसीज आई है। तो आपको मैंने थंबनेल पर आपको दिख रहा होगा 17,700 की समथिंग वैकेंसीज आई है भाई। बवाल काट दिया है। अगर दोस्त इस बार अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है ना, इस बार अगर सिलेक्शन नहीं होता तो तैयारी छोड़ देना। जो भी बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिनको 1 साल हो गया है और जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, और अगर वो 4-5 महीने या 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं भाई, तो इतनी ज्यादा वैकेंसी। हमारा जो प्रेडिक्शन था वो 15,000 या 16,000 वैकेंसी का था, लेकिन एसएससी ने उससे भी ऊपर दिया। उसने 17,700 की समथिंग वैकेंसीज है, और ये अभी टेंटेटिव है। आपको पता है ये टेंटेटिव वैकेंसीज है, ये बढ़ भी सकती है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन क्या है, कितनी वैकेंसीज है, कौन कौन सी पोस्ट आने वाली है, वो पूरे बारे में मैं बताने वाला हूँ। किसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस किस पोस्ट के लिए आपकी कितनी एज होना चाहिए, आपकी जो एज है वो कब से काउंट होने वाली है, आपका जो ग्रेजुएशन है या जो भी आपके पास डिग्री है वो कब से काउंट होगी, क्या लास्ट सेमेस्टर जिसका चल रहा है वो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, ये पूरी डिटेल हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से सभी लोग कनेक्ट हो जाइए भाई। देखिए, सबसे पहले तो आज है 24 तारीख। जैसा एसएससी ने बोला था, 1 मिनट रुकिएगा। जैसा एसएससी ने बोला था कि सर 24 तारीख को वो अपना नोटिफिकेशन रिलीज करेगा, और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना रिलीज कर दिया भैया नोटिफिकेशन। और नोटिफिकेशन के हिसाब से आज 24 तारीख से आपकी फॉर्म भराने की डेट स्टार्ट हो चुकी है। और फॉर्म भराने की डेट स्टार्ट हुई है, और इसमें क्या दिया है देखिए, डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपका जो एप्लीकेशन आप फॉर्म फिल कर सकते हैं वो आज से शुरू हो रहा है, और ये 24 अगले महीने पूरा 1 महीना आपको दिया गया है। 24 जून से ये स्टार्ट हुआ है, और वो पूरा आपका 1 महीने जुलाई तक चलेगा। तो आपके पास पूरा 1 महीने का समय। अभी आपको 10 दिन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है भाई। प्रॉपर तरीके से अपनी पढ़ाई करिए। नॉर्मल जो भी चेंजेस है, अपनी फोटो वगैरह ये सब एडिट करा लीजिए, और आराम से 10 दिन के बाद भर देना। लेकिन लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट मत करना भाई। जो भी आलसी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरी बात ध्यान से सुनना। लास्ट डे का वेट मत करना। लास्ट वीक में एसएससी का पोर्टल स्लो हो जाता है, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो बाद में फिर मैसेज ये मत करना कि सर फॉर्म फिल नहीं हो पाया। इसलिए ध्यान से बात सुनिए, फॉर्म को 10 दिन पहले ही फिल कर देना। ठीक है, वो ध्यान से फॉर्म को फिल करिएगा। जो भी एसटी एससी कास्ट वाले हैं, जो भी ईडब्ल्यूएस कास्ट सर्टिफिकेट वाले हैं, जो भी ओबीसी वाले हैं, वो ध्यान से देखकर फिल करिए। ठीक है, चलिए। तो इसकी जो डेट है सबमिशन की वो मैंने बता दी आपको। 24 से अगले 24 तक 1 महीने का आपको इसमें समय दिया गया है। आप एप्लीकेशन का जो रिसिप्ट आपको ऑनलाइन मिलेगी वो कब, 24 तारीख अगले महीने तक मिल जाएगी। लास्ट डे आपका जो ऑनलाइन फी पेमेंट का रहेगा वो 25 तारीख रहेगा। मतलब 25 तारीख का, अगले महीने की 25 तारीख तक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप विंडो पेमेंट करना चाहते हैं तो वो आप 10 से क्या बोला, डेट ऑफ विंडो ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गड़बड़ हो जाती है भाई, तो ये 10 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में इसका समय रहेगा, 2 दिन का। इसमें आप करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन करेक्ट करने की नौबत ना आए इसलिए ध्यान से ही फॉर्म को फिल करना। ठीक है, उसके बाद अभी देखिए टेंटेटिव शेड्यूल बोला है टीयर 1 का। जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, वो टीयर 1 का आपका जो एग्जाम की डेट है वो पहले भी बता दी गई थी कि सितंबर अक्टूबर में होगा, और बोला जा रहा है कि फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में हो सकता है। तो आप सितंबर मानकर चलिए कि सितंबर में आपका एग्जाम है भाई। आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं, जुलाई और अगस्त। सितंबर का मैं समय नहीं दे रहा हूँ, सितंबर आपका सिर्फ रिवीजन में जाएगा प्रॉपर तरीके से। अभी आपको सिर्फ 2 महीने का समय, तो आप 2 महीने ही मानकर चले। उसके बाद आपका जो टीयर 2 का एग्जाम होगा वो दिसंबर में बता रहा है। मतलब इसमें आपको समय दिया जाएगा नवंबर दिसंबर, इसमें भी 2 महीने का ही समय। इसमें भी ज्यादा समय नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। इसमें और क्या बोला गया है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो हमारा एसएससी है, विल होल्ड कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। मतलब ये ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन होता है 2024, जिसके फॉर्म जो फिल हो रहे हैं वो वेरियस ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए किए जा रहे हैं। देखिए, लेवल गवर्नमेंट में लेवल वाइज पोस्ट होती है। ग्रुप ए ऑफिसर होती है, ग्रुप बी होती है, ग्रुप सी होती है। तो उसमें जो हमारा एसएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये कमीशन ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए यहाँ पर भर्ती कराता है आपकी। ठीक है, जो भी मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट और जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसमें आपकी पोस्टिंग होती है। इंडिया में कोई भी स्टेट में हो सकती है आपकी। ठीक है, अब इसकी जो एग्जामिनेशन की डिटेल्स है वो क्या क्या, ध्यान से देखिएगा। उसको देखने से पहले यहाँ पर देखिएगा पोस्ट कौन कौन सी है। मैंने आपको बोला था कि इसमें बहुत सारी पोस्ट चाहिए। पोस्ट में सबसे पहली बात करते हैं जो टॉप पोस्ट है लेवल 7 की, जिसमें आपका बेसिक पे जो रहने वाला है वो 44,900 से लेकर 1,42,400 तक रहने वाला है। लेवल पे 7 का मतलब क्या होता है भाई, आप ऑफिसर ग्रेड पर रहेंगे, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसमें पोस्ट कौन कौन सी, जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो होता है, जिसमें सीएसएस में आपको मिलती है पोस्टिंग। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की आपकी आईबी में भी मिलती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो आपने सभी ने सुना होगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आपको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में भी मिलती है, बहुत अच्छी पोस्ट है भाई। जो भी आप देखते हैं ना रेलवे में एनटीपीसी वगैरह, ये जो एग्जाम होते हैं इससे बड़ी पोस्ट होती है, ये ऑफिसर ग्रेड की होती है।
उसके बाद यही एएसओ की पोस्ट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट है, ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में भी होती है। एएसओ की पोस्ट बहुत सारी फॉरेन मिनिस्ट्री में भी होती है, इलेक्ट्रॉनिक में भी होती है। इस तरीके से आपको ये पूरा बताया गया है। उसके बाद देखिए, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स की पोस्ट भी होती है जो सीबीडीटी में। अब बात कर लेते हैं सर, ये जो ग्रुप बी पोस्ट है वो कितनी है। तो यहाँ पर आपकी जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर तक की ये ग्रुप बी पोस्ट है। आपकी इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स जो है वो ग्रुप सी में आती है, ठीक है। और इंस्पेक्टर आपका जो सीबीआईसी में ना, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, वो ग्रुप बी में आती है। इनकी जो एज लिमिट है ना भाई, तो जो सेक्शन ऑफिसर की आप एज लिमिट देख रहे होंगे, जिसमें यदि आप सीएसएस में जाना चाहते हैं तो 20 से 30 साल एज लिमिट है। तो सभी में लगभग आप देख रहे हैं मैक्सिमम 30 साल की एज लिमिट है। तो एज लिमिट का कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर आप छोटे हैं, 18 साल से कम है आपकी डेट, तो उसमें ये पता लगेगा कि आप नहीं फॉर्म भर सकते। आगे मैं आपको डेट भी बताऊंगा कि किस डेट तक के आप कौन से पोस्ट में फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, भाई ये भी बहुत ही अच्छी पोस्ट है भाई, एईओ की पोस्ट है। जो आपका इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू बोलते हैं, इसमें आपकी पोस्टिंग होती है। इसमें भी 18 से 30 साल आपको चाहिए। प्रमोशन भी इसमें अच्छा होता है भाई। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है। आपका जो सब इंस्पेक्टर होता है स्टेट का, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का सब इंस्पेक्टर होगा, और इसकी आपकी सीबीआई में होती है भाई। सीबीआई में आप सब इंस्पेक्टर रहेंगे, बहुत ही रेप्यूटेड पोस्ट होती है। इंस्पेक्टर की जो पोस्ट होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में भी होती है। और एक इंस्पेक्टर की पोस्ट नार्कोटिक डिपार्टमेंट में होती है। नार्कोटिक जो ड्रग्स वगैरह जो आपकी नशे वाली चीज होती है ना, उसमें भी एक इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है। बहुत ही पावरफुल पोस्ट होती है भाई। ये 18 से 30 साल इसकी भी एज लिमिट रहेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लेवल 7 पर कौन कौन सी पोस्ट है। उसके बाद बात करते हैं कि सर लेवल 6 पर कौन सी पोस्ट है। लेवल 6 पर जो पोस्ट रहेगी उसका 35,400 से लेकर 1,12,400 तक इसका बेसिक पे रहेगा, जिसमें आपकी सैलरी अगर इन हैंड की मैं बात करूंगा तो 55,000 के समथिंग आपकी इन हैंड सैलरी बनेगी। और यहाँ पर जो पोस्ट जाती है वो आती है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसके पहले मैं आपको सेक्शन ऑफिसर बताया हूं, लेकिन वो जो मेन मिनिस्ट्रीज थी उसमें। लेकिन अदर मिनिस्ट्रीज की बात करते हैं तो वहां पर भी ये ग्रुप बी पोस्ट रहेगी, लेकिन ये लेवल 6 की रहेगी। याद रखना, ग्रुप बी में होने के साथ साथ लेवल 6 की भी पोस्ट होती है, जहां पर पेमेंट कम मिलता है। लेवल वाइज आपका पेमेंट बढ़ते जाता है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट होती है जो भी 18 से 30 साल है। रिसर्च असिस्टेंट की होती है। डिविजनल अकाउंटेंट की होती है, जिसको हम डीए की पोस्ट बोलते हैं, केग में, मतलब कॉम्पिट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया में, जहां से आपकी सैलरी वगैरह। उसके बाद एसआई सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट होती है, उसमें आपका जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एनआईए जो आपकी कंपनी है, उसमें होती है सब इंस्पेक्टर की पोस्टिंग। उसके बाद नार्कोटिक में भी आपकी होती है। फिर देखिए, ये स्टेटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स के अंडर में आता है, ठीक है। इसमें आपका आई थिंक 12th में स्टेट मैथ्स मांगा जाता है, ठीक है। अब लेवल 5 में देखिए, ऑडिटर और अकाउंटेंट की पोस्ट है, ये ग्रुप सी की पोस्ट है। इसके लिए 18 से 27 साल एज लिमिट है भैया, ठीक है। इसमें आप 27 से ऊपर है तो नहीं फिल कर सकते। आगे आती है लेवल 4 की पोस्ट। लेवल 4 की पोस्ट भी आप देखिए ग्रुप सी की पोस्ट है, जिसमें 18 से 27 साल रहेगा, लेकिन ये लेवल 4 की है। इसमें आपका पेमेंट थोड़ा सा कम आएगा। इसमें 40,000 के समथिंग आपकी इन हैंड सैलरी आएगी। तो ठीक है, ये आप देख रहे हैं टैक्स असिस्टेंट, और इस तरीके से इतनी सारी वैकेंसीज है। तो ये वैकेंसीज आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगर आपको लग रहा है ये काम का नहीं तो आप आगे चल सकते हैं ना, स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए वैकेंसीज कितनी आई है, तो मैंने बता दिया था आपको 17,727 वैकेंसीज है। ये टेंटेटिव वैकेंसीज है। टेंटेटिव का मतलब है कि भैया आगे वैकेंसीज बढ़ भी सकती है, कम होने के चांसेस कम होते हैं, कम भी हो सकती है, लेकिन बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। तो ये 17,727 है। आपका एग्जाम होने के बाद तक हो सकता है 20,000 के समथिंग भी चली जाए। तो आप देख रहे हैं भाई, बहुत छप्पर फाड़ कर वैकेंसीज दी हुई है, और ये सबसे अच्छा मौका है भाई। जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं पुराने समय से, भाई ये 3 महीने या 2 महीने का जो समय बचा है ना, अपने आप को झोंक दो यार। सब कुछ छोड़कर, पूरे शादी, जितनी भी शादी के फेस्टिवल आ रहे हैं वो सब कुछ छोड़कर, बर्थडे पार्टी कुछ भी अटेंड नहीं करना है। आपका पूरा फोकस यहाँ पर होना चाहिए। 2 महीने अपने आप को झोंक दो बस, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं अपन आगे क्या दिया हुआ है। एक सेकेंड, ये हो गया, वैकेंसीज बता दी मैंने आपको। इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज तो नहीं दिख रही है ना। चलिए अब बात करते हैं कि सर आपको फॉर्म भरने के लिए क्या। तो भैया सबसे पहले तो आपका इंडिया का होना जरूरी है। तो ये तो सभी होते हैं भैया, इंडिया का है ना मैक्सिमम। देखिए मैंने आपको बोला था कि एज लिमिट कहाँ से काउंट की जाएगी। तो आपकी जो एज लिमिट है वो 1 अगस्त तक काउंट की जाएगी। 1 अगस्त तक आपको जो डेट दी हुई है, लाइक 27 साल, 28 साल, 27 साल और 30 साल, जो भी एज लिमिट दी हुई है, या 18 साल। तो आपकी जो एज लिमिट है जो भी आप काउंट करेंगे वो 1/8/2024 तक आपको करना है। 1/8/2024 तक आप हो जाना चाहिए। 1/8/2024 की रात में भी अगर आप 12-1 बजे भी हो रहे हैं, 2 तारीख लग जाती तो आपको नहीं माना जाएगा। समझ में आ गई बात। चलिए अब रिक्वायरमेंट क्या क्या है वेरियस पोस्ट के लिए वो देख लेते हैं। 18 से 27 साल की जो एज लिमिट जो भी पोस्ट में है ना भैया, उसके लिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो इसके बीच में आना चाहिए, इसके बीच में आना चाहिए। उसके बाद यदि आपका, देखिए नॉट लेटर देन दिस, मतलब इसके बाद का नहीं होना चाहिए, मतलब ये डेट भी इंक्लूड है। उसके बाद क्या बोला है, नॉट अर्लियर, मतलब ये डेट आ सकती है लेकिन इसके पहले की डेट ना हो, ठीक है। 20 से 30 साल वाली जो भी पोस्ट है उसके लिए ये डेट ऑफ बर्थ दी है इसके अंदर। उसके बाद अगर कोई भी जिसमें 18 से 30 साल है, जिसमें 18 से 30 साल है, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ आपकी इन दोनों के बीच में होना चाहिए। 18 से 32 साल जिसमें एज है उसके अंदर ये वाली होना चाहिए। अच्छा, ये 32 साल वाली एज कौन सी है, ध्यान से देखिए। किस पोस्ट में मैंने आपको 32 ईयर्स बताया, 32 ईयर,
32 ईयर आई डोंट थिंक कि किसी पोस्ट में था। एक पोस्ट है भाई जेएसओ की पोस्ट के लिए, आपकी जो एलिजिबिलिटी वो 32 साल की, सिर्फ एक ही मात्र ऐसी पोस्ट है। यदि कोई बच्चा ऐसा बैठा है यहाँ पर जो बोल रहा सर मैं 30 साल का हो गया हूँ, मैं 31 साल का हो गया हूँ, भाई उसके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि वो भी जेएसओ की पोस्ट के लिए भर सकता है। लेकिन शर्त ये रहेगी कि आपका 12th में मैथ्स होना चाहिए। मैं आगे इसकी एलिजिबिलिटी बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। जहां तक अभी मुझे पता है कि 12th में मैथ्स होता है, अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। वैकेंसीज हमारी हो गई, नेशनलिटी मैंने आपको बता दी, एज लिमिट बता दी। उसके बाद देखिए एसटी एससी कास्ट सर्टिफिकेट जो है, जिसके लिए आपकी अपर एज लिमिट के आगे भी आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मतलब अगर किसी पोस्ट के लिए 30 साल एज लिमिट है, यदि आपके पास एससी कास्ट सर्टिफिकेट है या एसटी कास्ट सर्टिफिकेट है लेकिन वैलिड, तो आपकी 5 साल एज लिमिट बढ़ जाती है, आप 35 साल तक एग्जाम दे सकते हैं, मैक्सिमम एज लिमिट आपकी बढ़ जाती है। ओबीसी के लिए 3 साल बढ़ेगी, है ना। और पीडब्ल्यूबीडी के लिए आपकी 10 साल बढ़ेगी। इस प्रकार से आपका पूरा दिया हुआ है। एक्स सर्विस मैन है तो उसके लिए भी आपकी 3 साल बढ़ती है। तो इस तरीके से ये दिया हुआ है। उसके बाद डिवोर्स, अगर कोई महिला है, कोई महिला जो डिवोर्स है, उसके लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन है उनके लिए भी। तो यहाँ पर पूरी एज लिमिट देख लें आप, जो भी क्राइटेरिया में आ रहे हैं वो देख सकते हैं। आगे चलते हैं अब आगे। एक्स सर्विसमैन की क्या डेफिनेशन होती है वो देख सकते हैं आप, ठीक है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि भैया आपकी जो एस टी एस सी सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट आप बने हुए हैं आपके, तो उसके लिए क्रूशियल डेट क्या होना चाहिए। तो भाई ध्यान रखिएगा, इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की जो डेट है वो अगले महीने की, मैंने आपको बताया 24 तारीख है, 24 जुलाई। तो 24 जुलाई 2024 से पहले के आपके फॉर्म होना चाहिए। यदि भाई एक बात ध्यान रखना, यदि अभी आपके फॉर्म नहीं है ना और आपको लग रहा है कि सर 2-4 दिन बाद बनेंगे या इस डेट को क्रॉस कर जाएंगे, तो फॉर्म भरते टाइम ध्यान रखना भाई, ईडब्ल्यूएस से भी मत भरना, ओबीसी से मत भरना, एस टी एस सी से मत भरना, सिंपल जनरल से भर देना। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे हैं भाई, ईडब्ल्यू से फिल कर देते हैं, एस टी एस सी से फिल कर देते हैं, पूरा लास्ट स्टेज तक पहुंच जाते हैं, और फिर लास्ट में जब पता लगता है कि उनका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है तो उनको बाहर निकाला जाता है। इतने पास जाने के बाद जब निकाला जाता है ना, बहुत बुरा लगता है भाई। और अगर नहीं निकाला जाएगा तो आपको करेक्ट भी अगर कर भी लिया जाएगा, तो वहां पर आपका जो यूआर से मार्क्स, मतलब जनरल कैटेगरी में प्रीलिम्स मेंस सब देखा जाएगा। हो सकता है कि आप सर्टिफिकेट के बेस पर प्री निकाल कर पहुंच गए, वहां जाकर जब आपका ये सर्टिफिकेट रिजेक्ट हुआ तो फिर वो प्रीलिम्स के मार्क्स मार्क्स भी आपके जनरल के बेस पर देखते हैं कि जनरल में कितने थे। अगर प्रीलिम्स में जनरल के बेस पर हुए तो ही आपको आगे करेंगे, नहीं तो आप पीछे हो जाएंगे, ठीक है। तो सर्टिफिकेट आपके वैलिड हो भाई, वैलिड सर्टिफिकेट होने के बाद ही करें। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, अ पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओबीसी मस्ट इंश्योर दैट ही possesses द कास्ट और कम्युनिटी सर्टिफिकेट एंड डज नॉट फॉल इन क्रीमी लेयर ऑन द क्रूशियल डेट। क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है, एक सर्टेन इनकम का क्राइटेरिया दिया जाता है। इसके बारे में यदि आप चाहते हैं तो पूरे सर्टिफिकेट्स के बारे में एक पर्टिकुलर में वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, ठीक है। तो पूरे सर्टिफिकेट्स ओबीसी एस टी एस सी ईडब्ल्यूएस तीनों सर्टिफिकेट के बारे में पूरी एलिजिबिलिटी आपको बता दूंगा, ठीक है। यदि कोई बच्चा ऐसा है जो ईडब्ल्यूएस से अपना चाहता है कि मैं ईडब्ल्यू से अपना फॉर्म फिल करूं, तो ध्यान रखना इस साल के एग्जाम के लिए आपका जो फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए वो 2024-25 होना चाहिए, लेकिन आपका जो इनकम जो बनना चाहिए वो 2023-24 के बेस पर बनना चाहिए। मतलब क्या बोला जा रहा है, आपका जो वैलिड ईयर होगा वो तो 2024-25 होगा, लेकिन जो आपका फाइनेंशियल ईयर लिया जाएगा वो 2023-24 के बेस पर। देखिए आपका जो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बना भाई, वो वैलिड वैलिड रहना चाहिए किस साल के लिए, अभी जो 2024 चल रहा है 2024-25 के लिए। लेकिन ये बनेगा किस बेस पर, एक साल पहले की इनकम पे बनेगा ना, क्योंकि इस साल की इनकम तो आपको पता नहीं है, तो ये पिछले साल की इनकम पर बनेगा। तो ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के बेस पर बनना चाहिए और वैलिड ईयर होना चाहिए 2024-25। तो इस बात का ध्यान रखें भाई, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं और क्या दिया हुआ है। इसमें देखिए क्या बोला है, कैंडिडेट में ऑल्सो नोट दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव देयर कैंडिडेचर विल रिमेन प्रोविजनल टिल द वेरिसिटी ऑफ द कंसर्न डॉक्यूमेंट इज वेरीफाइड बाय द appointing authority. Candidates are cautioned that they will be debarred from the examination conducted by the commission in case they fraudulently claim STSC, OBC, EWS status and avail any benefit. यहाँ पर क्लियरली ये बोला गया है भाई कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जो EWS, STSC, OBC कोई भी सर्टिफिकेट लेकर यदि कुछ प्रॉफिट लेकर अंदर जाता है, मतलब इन रिजर्वेशन के बेस पर अगर आप अंदर जाते हैं, तो लास्ट में एक बात ध्यान रखना, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं, आपकी ज्वाइनिंग के बाद वो पूरे डॉक्यूमेंट्स जहां भी अथॉरिटी से वो, जिस भी अथॉरिटी से वो अप्रूव्ड है, जिस भी अथॉरिटी के साइन है, वहां से वो एक बार अप्रूव किए जाते हैं। पर्टिकुलर वो खुद भेजते हैं। आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, आपका कास्ट वेरिफिकेशन होता है, आपका कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो वेरिफिकेशन होता है, आपके जो भी कास्ट सर्टिफिकेट लगा वो पूरा वेरीफाई होता है। यदि ये गलत है, आपके ऊपर कोई केस तो नहीं है, तो पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है, आपका कैरेक्टर वेरिफिकेशन होता है। यदि ये इनमें से कोई भी गलत पाया जाता है तो भाई आपका कैंडिडेचर उसी टाइम पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये ना सोचे कि एक बार ज्वाइनिंग हो गई तो आप कंफर्म हो गए भाई। आपका कैंडिडेचर जब तक आप अच्छे से पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई नहीं हो जाते तब तक आपको प्रोविजनल रखा जाता है, मतलब कंफर्म नहीं किया जाता है। बात समझ में आ गई। तो इसलिए मैंने आपसे पहले ही बोल दिया कि ये जो भी सर्टिफिकेट्स है उनको ध्यान से देखकर लगाएं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और क्या दिया हुआ है। ये हो गया। चलिए अब पोस्ट के बारे में देख लेते हैं भाई।
मैंने बोला कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या लगेगी, तो सबसे पहले आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ये भैया 1 अगस्त तक देखी जाएगी। आंख खोलकर कान खोलकर सब देख ले और सुन ले भैया, 1 अगस्त 2024 तक आपका होना चाहिए जो भी ग्रेजुएशन है। अगर मैं बात करता हूँ जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर, ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो भाई 32 साल एज लिमिट की सोच रहे हैं, जिनका 31 साल उम्र हो गई, जनरल कैटेगरी से हैं, 32 साल में भी अगर चल रहे हैं भाई फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैंने आपको डेट बता दी पहले, उस डेट के बीच में आना चाहिए, तो आप 32 साल तक भी हो गए तो ये फॉर्म भर सकते हैं। जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर भाई लेवल 6 की पोस्ट है, 55,000 से 60,000 पहली सैलरी आपको मिलेगी। ठीक है, 35,400 से लेकर 1,12,000 तक इसका बेसिक पे रहेगा। इसमें जो आपकी बैचलर डिग्री रहेगी, ग्रेजुएशन की डिग्री लगेगी, कोई भी यूनिवर्सिटी से या तो इंस्टीट्यूशन से जिसमें 60% मार्क्स होना चाहिए मैथमेटिक्स में। और क्या बोला गया, एक सेकंड, इंस्टीट्यूशन, हाँ देखो इसमें बोला या तो आपका कोई भी डिग्री हो, कोई भी बैचलर डिग्री हो, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज जो रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी उससे, नहीं तो आपके 12th में मैथ्स होना चाहिए और उसमें मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। मैथ्स में 60% मार्क्स यदि हैं आपके 12th में, तो भाई आप जेएसओ की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप 32 साल तक भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा इसमें एक और ऑप्शन दिया हुआ है कि यदि आपके पास बैचलर डिग्री स्टेटिस्टिक्स है, मान लो आपके 12th में नहीं है सर, लेकिन यदि आपने बैचलर डिग्री कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री स्टेटिस्टिक्स से करी है और आपका कोई भी एक सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, अगर आपका डिग्री लेवल पर एक सब्जेक्ट अगर आपने स्टेटिस्टिक्स पढ़ा है, सिर्फ एक सब्जेक्ट, तो आप एलिजिबल हैं जेएसओ के लिए। ठीक है, दूसरी पोस्ट आती है स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की। भाई ये दोनों जो पोस्ट बता रहा हूं, जो आपको जेएसओ की पोस्ट बताई, ये दोनों ही स्टेटिस्टिक की पोस्ट है, लेकिन क्या है भाई, स्टेटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट है, लेकिन ये जो आती है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स के अंडर आती है और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर। दोनों का लेवल सेम है, लेवल 6 की पोस्ट है, इसमें भी सेम सैलरी आती है, लेकिन यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट। क्यों? क्योंकि भैया यहां पर आपको बैचलर डिग्री तो मांग रहा है, लेकिन स्टेटिस्टिक आपका होना चाहिए एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। इसमें बोला गया है कि आपको एक सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए, और उसके बाद क्या बोला है, मस्ट स्टडीड स्टेटिस्टिक इन ऑल 3 ईयर, मतलब आपको तीनों सालों में, पूरे 6 सेमेस्टर में, हर सेमेस्टर में आपका स्टेटिस्टिक्स होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट का भर सकते हैं। लेकिन आपका लग रहा है कि सर एक ही सब्जेक्ट में, तो आप भाई जेएसओ के लिए एलिजिबल है। और अगर आपका मैथ्स में 12th में मैथ्स था तो 60% है, तो आप जेएसओ के लिए एलिजिबल है। तो ये दो पोस्ट आपको बता दी स्टेटिस्टिक कैडर की है। लेकिन आपके पास स्टेटिस्टिक नहीं भी, अगर 12th में मैथ्स में आपने मिनिमम 60% स्कोर किया है, तो आप जेएसओ की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और एक फायदा हो रहा है कि आप 32 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए अगली एक और नई पोस्ट आई है भाई यहाँ पर, रिसर्च असिस्टेंट, जो कि एनएचआरसी में है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में एक रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट आई है, जिसके लिए आपका जो एजेंशियल क्वालिफिकेशन है, एक एजेंशियल क्वालिफिकेशन एक बोला गया आपको भैया डिग्री तो होना ही चाहिए नॉर्मल। उसका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है भाई, कि मिनिमम 1 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उसका या तो डिग्री हो, दूसरा बोला डिग्री इन लॉ और ह्यूमन राइट में होना चाहिए। ये स्पेशल पोस्ट है, तो उसके लिए आपके लिए ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मांगा गया। ठीक है, अच्छा इजेंशियल और डिजायरेबल में क्या होता है? इजेंशियल भाई जरूरी है कि ये तो होना ही चाहिए, उसके बाद डिजायरेबल ये होती है कि भाई इसके बाद अगर मान लीजिए बीएससी डिग्री के बेस पर बहुत सारे सिलेक्शन हो गए इस पोस्ट के लिए, तो वहां पर फिर डिजायरेबल में इनको प्रेफर किया जाएगा जिनके पास ये होती है डिजायरेबल। क्या बात समझ में आ गई? चलिए ऑल अदर पोस्ट के बारे में देख लेते भाई क्या दिया हुआ है। ऑल अदर पोस्ट के लिए सिंपल भाई, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपने कोई भी ग्रेजुएशन किया हुआ है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात देख लेना भाई, यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपका जो क्या दिया जा रहा है, आपका जो ग्रेजुएशन जो भी सर्टिफिकेट है वो 1 अगस्त तक होना चाहिए। लेकिन यहाँ उन बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया जो ये सोच रहे हैं कि सर हम लास्ट ईयर में फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं, तो भाई आप लोग कान खोलकर और सब खोलकर सुन लें ध्यान से। आपके लिए खुशखबरी की बात यह है कि अगर आप लास्ट सेमेस्टर में चल रहे द कैंडिडेट who have appeared in their final year of their graduation can also apply, जो फाइनल ईयर में चल रहा है वो भी अप्लाई कर सकता है, पर उनका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो या तो 1 अगस्त तक आ जाए या 1 अगस्त से पहले आ जाए। अगर 2 अगस्त को आया तो आप वैलिड नहीं होंगे भाई। तो आपके अगर एग्जाम चल रहे हैं आपके ग्रेजुएशन के और आपको लग रहा है कि 1 अगस्त तक, अभी क्या चल रहा है भाई, जून, जुलाई और अगस्त, 1 अगस्त तक अगर आपका सर्टिफिकेट आ जाता है, आपको लग रहा है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगा, तो आप भर दें भाई फॉर्म को। क्या बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे चलते हैं और क्या दिया हुआ है इसमें, नीचे की कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं दी हुई है। ठीक है, डिग्री और डिप्लोमा के बारे में दिया हुआ है भाई, ये भी डिग्री डिप्लोमा भी वेरीफाई होता है ना, तो इस चीज का ध्यान रखें। हम्म, अब अप्लाई कैसे करना है, तो भाई आपको पता है कि एसएससी की नई वेबसाइट आ गई है, तो इस वेबसाइट को लिख ले भाई, इसी से जाकर अप्लाई करें। एप्लीकेशन फॉर्म को इससे ही भरना। अगर आपको लग रहा है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते नहीं आ रहा है, कमेंट में लिखकर बताएं, इसका एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिल करना बता दूंगा कैसे फिल करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये तो कोई दिक्कत नहीं है। फोटो बैकग्राउंड के बारे में बोला गया है कि फोटो किस तरीके से क्लिक करना है, और
लास्ट डेट जो आपको मैंने बता दी वो ये दी हुई है, ठीक है। और हम्म ये भी ठीक है, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एप्लीकेशन फी जो 100 रहेगी भाई, ST SC के लिए 0 रुपये रहेगी, गर्ल्स के लिए भी 0, कुछ नहीं पे करना है आपको, ठीक है। तो ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है भाई, ठीक है। करेक्शन करने की डेट मैंने आपको पहले ही बता दी थी। उसके बाद यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ रहेंगे ये भी आपको पता ही होगा भाई, ये पूरा पढ़ लेना आप नोटिफिकेशन। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन कितने बेस में होगा तो आपको पता ही होगा। Tier 1 और Tier 2 दो पैटर्न रहेंगे, लास्ट ईयर वाला ही पैटर्न है यहाँ पर अपना, ठीक है। यहाँ पर किस तरीके से होगा, पहले तो आपका स्कीम ऑफ Tier 1, Tier 1 में आपके 4 सब्जेक्ट आएंगे, 25-25 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर का, मतलब हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। कोई क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो उसमें 0.5 मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसको स्क्राइब की जरूरत है, जो फिजिकली हैंडीकैप है, तो उनको 1 घंटे 20 मिनट का समय मिलेगा, लेकिन उसके पास उसके सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। चलिए, यदि आपने अप्लाई करते टाइम ये करा तो आपको 1 घंटे 20 मिनट का समय मिलेगा, आपके साथ कोई स्क्राइब या लिखने वाला कोई जाएगा तो, ठीक है। अब ये जो Tier 1 होता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, हिंदी इंग्लिश भाषा दोनों में रहेंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग मैंने बोला 1/4 होगी, ठीक है। Tier 2 किस तरीके से रहेगा, तो Tier 2 में सबसे पहले भाई आपका पेपर 1 होगा, सेशन 1 होगा, जिसमें आपको 2 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें आपका मैथ्स और रीजनिंग आएगा, 30-30 क्वेश्चन दोनों में आएंगे, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होते हुए 60 क्वेश्चन 180 नंबर के हो जाएंगे, ठीक है। उसके लिए उसके बाद आपको बोला जा रहा है सेशन 2 होगा, जिसमें आपका इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आएगा, जिसमें 45 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे, 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के रहेंगे। तो टोटल 210 नंबर का ये पेपर बनेगा। तीसरा सेशन जो होगा वो आपका कंप्यूटर नॉलेज का होगा, जिसमें 20 नंबर का होगा, 60 नंबर 20 क्वेश्चन होंगे, 3-3 नंबर के। इस तरीके से आपको मिलेगा, और 15 मिनट का समय मिलेगा भाई आपको इसके लिए, ठीक है। इनके लिए आपको 1-1 घंटे का मिलेगा, ऊपर वाले के लिए, इसके लिए 15 मिनट का समय मिलेगा। फिर आपका होता है डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल, ये होता है 1 ये कुछ कुछ पोस्ट के लिए होता है, जिसमें आपका ये होगा। उसके बाद जिनका स्टेटिस्टिक्स वाला पेपर है उनके लिए ये वाला अलग से पेपर होगा, 100 नंबर का, 2-2 नंबर का आएगा, टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे। तो जो भी JSO पोस्ट, क्या बोल रहा हूं मैं, यदि आप JSO पोस्ट के लिए फिल कर रहे हैं या स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए कर रहे हैं, तो आपका ये पेपर अलग से होगा। क्या बात समझ में आ गई? चलिए, देखिए ये मैंने आपको बता दिया है। क्या बोला है, देखो पेपर 2 बोला गया है आपसे JSO के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ ये। और दूसरा क्या बोला है, स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर पोस्ट, जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, इसके लिए आपका JSO एक स्टेटिस्टिक का पेपर अलग से होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या बोला गया कि पेपर विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन, ये आपको पता है, पेपर 1 2 सेशन में कंडक्ट होगा, सेम ही डे, ठीक है। उसके बाद सेशन वाले इंक्लूड कंडक्टिंग सेशन 1 एंड सेशन 2 मॉड्यूल 1 ऑफ सेशन 3, देयरफॉर ड्यूरेशन ऑफ 1 विल बी 2 घंटे 15 मिनट। देखिए भैया, यहाँ पर आपके टोटल तीनों सेशन होंगे, पहले में तो मैथ्स और आपका रीजनिंग हो जाएगा, दूसरे में आपका इंग्लिश और GS हो जाएगा। तो ये 4 पेपर हो गए, 1-1 घंटे का समय इनके लिए मिल गया, और 15 मिनट का समय कंप्यूटर के मिलेगा। 15 मिनट का समय आपको कंप्यूटर के लिए मिलेगा, तो टोटल 2 घंटे 15 मिनट का समय आपके पास ये रहेगा, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाते हैं। सेक्शन 1 हैज 2 मॉड्यूल, आपको मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 बता दिया, इसके लिए आपको 1-1 घंटे का समय रहेगा, और जैसे ही ये कंप्लीट होता है आपका टेस्ट ऑटोमेटिकली आपका क्लोज हो जाएगा। इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेशन 1 कंप्लीट करने के बाद द 2 मॉड्यूल ऑफ सेशन 2 इंग्लिश और कॉम्प्रीहेंशन ये शुरू हो जाएगा। और सेशन 2 जैसे ही स्टार्ट होगा, सेशन 1 पहले क्लोज हो जाएगा, सेशन 2 स्टार्ट हो जाएगा इमीडिएटली। उसके बाद आपका सेशन 3 की अगर मैं बात करता हूं, तो ये 2 मॉड्यूल के बाद होगा। इसमें भी 2 मॉड्यूल होते हैं। इसमें क्या क्या होगा, एक तो कंप्यूटर का मॉड्यूल होगा, और दूसरा होता क्या, आपका सेशन 2 होता है, जिन दोनों के लिए 15-15 मिनट का समय रहेगा, जिसमें आपकी टाइपिंग रहेगी। क्या बात समझ में आ गई? चलिए, तो इस तरीके से आपका ये पेपर रहेगा। और ये दोनों मॉड्यूल मैंने कवर कर दिए। इसके अलावा कुछ बच रहा है, ये आपका सिलेबस है भाई, सिलेबस भी आप देख सकते हैं, PDF में ग्रुप पर शेयर कर दे रहा हूँ। वहां पर जाकर आप पूरा सिलेबस डिटेल में देख लेना कि जनरल अवेयरनेस या रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है आपको। अब पढ़ने का समय बचा नहीं है भाई, जो लोग पढ़ चुके हैं ठीक है। जिन लोगों ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है भाई, जो सोच रहे हैं सर अब आने के बाद हमारा मन हो रहा है, 2 महीने में आप जितना मैक्सिमम कर सकते हैं वो करिए। जो जिसमें सिलेबस शॉर्ट में कराया जा रहा है, मैक्सिमम टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं, जिसमें आप बोलते हैं ना कि क्रैश कोर्स कराया जा रहा है, उस तरीके से आप पूरा कवर करिए और प्रैक्टिस करते चलिए। थोड़ा बहुत मॉक टेस्ट देकर देखिए कि किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। और बाकी जिनकी प्रिपरेशन हो गई है, 70-80% सिलेबस हो गया भाई, दिन में कम से कम 2 मॉक टेस्ट देना शुरू कर दें। 2 महीने का समय, 2-2 मॉक टेस्ट दे ले, कम से कम 100 से 150 मॉक टेस्ट आपको एग्जाम तक देना ही है, ठीक है। उसका दिया आपका पूरा हो गया सिलेबस भाई। स्टेटिस्टिक का सिलेबस देख लेना, अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है जो स्टेटिस्टिक की पोस्ट के लिए भर रहा है, या कोई JSO की पोस्ट के लिए भर रहा है जिसकी एज लिमिट 30 क्रॉस कर गई है, तो भाई स्टेटिस्टिक्स पहले से ही पढ़ के चलना, इजी पेपर आता है, लेकिन स्टेटिस्टिक पढ़ते चलना। और अगर कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा कहाँ से पढ़ना है भाई, तो मुझे कमेंट में लिखकर बताना कि स्टेटिस्टिक कहाँ से पढ़ना, पूरा सजेस्ट कर दूंगा आपको, ठीक है। कमेंट में जरूर लिखिएगा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार इसी प्रकार से बनाए रखें भाई, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो भी दिया हुआ है आपको, ये पूरा सिलेबस देख लें।
तो ये हो गया भाई आपका नोटिफिकेशन, ये मैंने आपको बता दिया डीवी की प्रोसेस ये सब क्या होती है। आजकल डीवी जो होता है वो डिपार्टमेंट कराता है, ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, ये यहाँ पर बता दिया गया आपको डिपार्टमेंट कराएगा, एसएससी आपको करके सिलेक्ट करके भेजेगा। डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डीवी में कौन सा डॉक्यूमेंट आपका गलत होता है, उसके बेस पे वो निकाल सकता है, या अगर वो सही होता है तो वो आपको इन कर सकता है। तो आई होप कि आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है भाई तो फिर मिलते हैं आगे क्लास के साथ। हमारी जो कल एलजेब्रा की क्लास चल रही थी उसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।